गुल प्लाजा के अंदर आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई गफलत, नाअहली और लालच के थ्रू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं गुल प्लाजा की प्रॉपर्टी लॉस की बात करूं तो ये 100 अरब रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी लॉस है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट इज 8 to 36 टाइम्स ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जिम्मेदार कौन है? वो 23 घंटे के बाद उस जगह पे पहुंचे। उनसे जब लोग सवाल कर रहे हैं कि सर ये गफलतें क्यों, तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि इस वक्त मेरे लिए इंसानी जानें ज्यादा कीमती हैं जिनको रेस्क्यू करना है। वो किस नशे में ये बात कह रहे हैं। बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाना, क्या ये नॉर्म है? जिस स्पीड में ये बिल्डिंग गिरी है वो 2 सूरतों में गिर सकती है। जब वो पानी दे रहे थे तो पाइप्स लीक कर रहे थे। 3rd डिग्री की फायर में किसी भी आम आग को कन्वर्ट करने का एक तरीका है कि आप ताखीर कर दीजिए। कौन सी ऐसी चीज है जो अगर ज्यादा बेहतर होती तो इसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता था? मैं यहाँ गुल प्लाजा में इस आग लगने के वाकये से 2 दिन पहले अगर जाता और मैं इनको ये दिखाता कि 2 दिन बाद ये होने वाला है, और अगर उनको ये यकीन होता कि ये होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी आधी जायदादें कम करने को तैयार हो जाते कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रॉपर मेजर्स ले लें। ये सिर्फ गुल प्लाजा का मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला। 6 मिनट 24 सेकंड के अंदर आपके फायर ट्रक को साइट ऑफ इंसिडेंट पे होना चाहिए। 6 मिनट के अंदर तो नॉर्मल हालात के अंदर पहुंचना कहीं पर भी मुश्किल है। स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, 1 लाख की आबादी पे आपका एक फायर स्टेशन होना चाहिए। तो 300 फायर स्टेशन, 1200 गाड़ियां और 7200 का ट्रेन्ड वेल इक्विप्ड क्रू होना चाहिए। क्या ये चीजें हमारे पास हैं? इन सारे मॉल्स में किसी जगह पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसमें से अल्लाह का रहम हटा दूं और मैं सिर्फ ये देखूं कि जो हम कर रहे हैं उसके नतीजे में जो होना चाहिए, तो बहुत पहले ये सारे वाकयात हो चुके होते। गवर्नमेंट ने ऐलान किया सबको 1-1 करोड़ बांट। 10 करोड़ की तो खाली दुकान थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज पॉडकास्ट। गुल प्लाजा के अंदर लगने वाली आग, उसकी हलाकतें, उसका नुकसान सब अंडर डिस्कशन है। और ये एक निहायत अफसोस की बात होती है कि ये 2-3 दिन इसके ऊपर शोर शराबा होगा और फिर एक काउंटडाउन दोबारा से शुरू हो जाएगा कि कब किस वक्त अगला इंसिडेंट हो जाए। और अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं कि पिछले चंद सालों के अंदर बहुत बड़े बड़े आतिशज़दगी के वाक़यात कराची के अंदर हो चुके हैं, उस शहर के अंदर जहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, कारोबार भी बहुत ज़्यादा है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चाहे 2016 के अंदर रीजेंट प्लाजा के अंदर लगने वाली आग हो, फिर 2022 के अंदर अर्शी सिनेमा, 23 के अंदर कोऑपरेटिव मार्केट, मिलेनियम मॉल, फिर उसके बाद आरजे मॉल और अब गुल प्लाजा। लेकिन ये कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही वाक़यात हुए और इतने सालों के अंदर यही वाक़यात होते रहे, बल्कि रिपोर्टेड फिगर्स ये हैं कि 2024 के अंदर जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई चीज़ वो ये कि 2187 वाक़यात आतिशज़दगी के इसी शहर के अंदर हुए हैं और 2022 के अंदर ये 2000 की तादाद थी। यानी हर साल इतने सारे वाक़यात हो रहे हैं और उसके बाद हर वाक़े की तरह 2-3 दिन डिस्कशन, उसके बाद रोना धोना, उसके ऊपर जज्बाती रील्स, जज्बाती कैप्शंस, जज्बाती बातें, मीडिया के ऊपर ब्लेम गेम, सियासी पार्टीज़ की आपस में पॉइंट स्कोरिंग, और फिर बैक टू स्क्वायर वन के हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अगला वाक़या कब होगा। इस सारी चीज़ को डिस्कशन के अंदर लाने के लिए और ये देखने के लिए कि ये वाक़यात क्यों होते हैं, कैसे इनके नुकसानात को कम किया जा सकता है और आइंदा ऐसी क्या हम ऐसे चीज़ें लें, इम्प्लीमेंट करें उसके सेफ्टी के मेजर्स कि ये इसके नुकसानात कम हो जाएं जो पहले हुए थे। ज़ाहिर है कि कहीं पर भी आग लग सकती है, दुनिया भर में लगती है, लेकिन क्या दुनिया भर के अंदर भी इसी तरह का स्टैंडर्ड है जिस तरह हमने अभी गुल प्लाजा के अंदर देखा या दीगर वाक़यात के अंदर देखा, या ये फ़र्क है? उसको डिस्कस करने के लिए आज मेरे मेहमान साद अब्दुल वहाब साहब हैं, जो कि फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, एक अरसे से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद भाई? ठीक है, खैरियत? बिल्कुल ठीक। अच्छा साद भाई, उमूमन हमारा पॉडकास्ट ना बड़ा लाइटर नोट पे शुरू होता है और हम उसको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं और बहुत जिसे कहते हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि इस वक्त एक इतना बड़ा सानिया हो गया है, यानी गुल प्लाजा के अंदर पूरी इमारत ख़त्म हो गई, सब कुछ जिसे कहते हैं कि बिलियंस की जो लोगों की प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई। ये मुझे ज़रा आपसे डिस्कस करना है और हम डायरेक्टली इस पॉइंट के ऊपर आएंगे कि ये जो इतना बड़ा वाक़या हो गया, क्या ये वाक़या अगर छोटी सी आग से शुरू हुआ और अगर ये दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर होता तो क्या मेजर्स लिए जाते और हमने क्या मेजर्स लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि दुनिया में किसी और जगह पे इस तरह के इतने बड़े वाक़ये का होना समझ नहीं आता, ठीक है? ना कोई रिपोर्ट्स आती हैं इस तरह की। मैं अगर आपसे एक मुख्तसर सा सवाल पूछूं कि
अगर एक चीज़ बार बार हो रही है और फिर भी हुए जा रही है तो क्या हम उसको गफलत कह सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी गफलत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मुसलसल अगर प्लानिंग टू फेल की तरफ हम जा रहे हैं तो वो फिर एक साजिश ही कही जा सकती है। कभी आपने सुना है कराची में कोई आग ऐसी लगी हो जो 3rd डिग्री की फायर ना कहलाई हो? ये मेरा सवाल है। सारी ऐसी होती हैं और यही रिपोर्ट होता है। ठीक है, 3rd डिग्री की फायर में किसी भी आम आग को कन्वर्ट करने का एक तरीका है कि आप ताख़ीर कर दीजिए। आप ताख़ीर से पहुंचे वहां पे 1-2 घंटे आप लेट होंगे, वो 3rd डिग्री की फायर बन जाएगी। तो ये अलमिया है बेसिकली। तो ये इस इंसिडेंट के अंदर भी यही हुआ कि रात को 10 सवा 10 बजे ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद ऐसे क्या आपको लगा कि जिसमें आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत देर कर दी? एक्चुअली नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है जो पूरी दुनिया में कानून साजी करती है। मतलब वो अपने लिए कानून बनाते हैं और पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करती है। ठीक है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। कोई अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, लेकिन उसको रेगुलेटरी बॉडीज से ज़्यादा अहमियत हासिल है। सही है। क्योंकि उसकी जो जितने भी कोड्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो सारी दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया है। स्टैंडर्ड्स हैं वो। स्टैंडर्ड्स हैं। वो ये कहते हैं कि 6 मिनट 24 सेकंड के अंदर आपके फायर ट्रक को साइट ऑफ इंसिडेंट पे होना चाहिए। अगर वो 6 मिनट 24 सेकंड से लेट होगा, 10 मिनट से लेट होगा, 20 मिनट से लेट होगा, तो उसके नतीजे में आग ने 2nd डिग्री और 3rd डिग्री फायर में कन्वर्ट हो जाना है। तो ये वो बुनियाद है जिस पे मैं कह रहा हूँ कि ताख़ीर होने का मतलब, हम वैसे भी कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, रेस्क्यू डिलेड इज़ रेस्क्यू डिनाइड। समझ लीजिए आप कि अगर आप ताख़ीर कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हो उस आग को 2nd डिग्री या 3rd डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेकिन ये तो देखें ना, एक एक चीज़ है जो कि सर्कमस्टांसेस हमारे सामने, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बता दिया 6 मिनट इतने सेकंड, लेकिन कराची के डायनामिक्स तो बहुत फ़र्क है। वहाँ तक तो 6 मिनट के अंदर तो नॉर्मल हालात के अंदर पहुँचना कहीं पर भी मुश्किल है। आग लग चुकी हो, लोगों के पास रास्ता ना हो जाने का, यही सारी जस्टिफिकेशंस आ रही हैं ना कि भाई हम कैसे पहुँचते, क्या हो गया, लोग ने रश लगा दिया, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो गया। तो क्या ये सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट्स या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, या और भी मसाइल है? क्योंकि इंसिडेंट एकदम से नहीं होता, बल्कि पूरी हिस्ट्री होती है, पूरा पक रहा होता है और एकदम से फिर इंसिडेंट होता है। आपने बहुत अच्छी चीज़ की निशानदेही की। हम सेफ्टी की दुनिया में, सेफ्टी की फील्ड में हम ये कहते हैं कि जब तक 3 लाख अनसेफ एक्ट नहीं होते तब तक एक फैटल एक्सीडेंट नहीं होता। ठीक है, 3 लाख अनसेफ एक्ट के बाद एक फैटल एक्सीडेंट होना, ये एक बड़ी इसके पीछे डिटेल्ड स्टडी है। और बैक टू बैक जो वाक़यात होते हैं, चाहे वो छोटी सतह पे लगने वाली आग हो, बड़ी सतह पे लगने वाली आग हो, अगर सालाना 2000 आग के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, तो कराची को एटलीस्ट हमें उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? 1 लाख की आबादी पे आपका एक फायर स्टेशन होना चाहिए। एक फायर स्टेशन के अंदर 4 गाड़ियाँ होनी चाहिए। एक गाड़ी के साथ 6 लोगों का क्रू होना चाहिए। कराची की आबादी को बिलफ़र्ज़ अगर मैं कहता हूँ कि 3 करोड़ है, तो 300 फायर स्टेशन, 1200 गाड़ियाँ और 7200 का ट्रेन्ड वेल इक्विप्ड क्रू होना चाहिए। क्या ये चीज़ें हमारे पास हैं? अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, तो क्या ये पहली बार आग लगी है जिसके बाद अब ये रिसर्च सामने आएगी? अगर 2000 आग के वाक़यात हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? तो ये इस वक्त कितने फायर स्टेशंस हैं कराची के अंदर? कराची के अंदर आदादो शुमार के मुताबिक बुक्स में 30 फायर स्टेशंस हैं, जिसमें से 50% ऑपरेशनल हैं, और उसके अंदर जो 36 के करीब गाड़ियां मौजूद हैं, उनमें से कुछ 60% गाड़ियां नॉन ऑपरेशनल हैं। तो हमारे पास 15-16 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं हैं। और जब वो कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है, वो 15-16 गाड़ियां जब पहुंचती हैं, तो उनके साथ जो स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है, वो वेल इक्विप्ड नहीं है। उनके पास जो वो किसी किस्म की जो फुल बॉडी कवरऑल्स होते हैं, जिनकी हीट सेटिंग रखी जाती है, फायर सूट जिसको हम कहते हैं, वो फायर सूट्स नहीं है उनके पास। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस नहीं है उनके पास। उनको उनको ड्रिल्स नहीं हुई हुई इन चीज़ों की। उनको रिस्पॉन्स टाइम नहीं पता चीज़ों की। उनको रेस्क्यू करने के में दुश्वारियाँ पेश आ रही होती हैं। आपने देखा कि अभी फुरकान नाम के एक साहब हैं, उनका इंतकाल हो गया इसमें। ठीक है, दुनिया भर की जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये भी अलाउ कर रहे होते हैं कि अगर कोई चीज़ इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ है, तो रेस्क्यू टीम मेंबर को भी कोई फोर्स नहीं कर सकता अंदर जाने के लिए। तो जिसने उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कब उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग अपनी ड्यूटी, अपनी इंटेंडेड पर्पस को परफॉर्म कर सकें? क्योंकि ये भी एक डिस्कशन आई और कहीं से किसी ने ये भी कोट किया कि अब इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, यानी 2009 के बाद से इस डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि इसेंशियल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, फायर सेफ्टी का, और ये सारी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जो है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हुई हैं। और चलें इसको हम ये भी नहीं, ये इसके ऊपर चलें कोई एलिगेशन होगा, कोई चीज़ होगी, चलें बहुत कम हुई, कितनी तादाद, मतलब आप
3 करोड़ की आबादी के शहर में आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग ट्रेंड होने चाहिए हैं, तो आपका नंबर ऑफ पर्सन्स या पर्सनल्स वो कम ही है जो कि नज़र आ रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर हम इनकी ट्रेनिंग्स, इनकी क्वालिफिकेशंस, इनको इक्विप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये भी खबर आई गुल प्लाजा के अंदर जब वो पानी दे रहे थे तो पाइप्स लीक कर रहे थे। पाइप्स उस तरफ उस प्रेशर के ऊपर नहीं थे। लोगों के पास जो वहाँ पे है, जो सिक्योरिटी या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लोग थे, बहुत मिनिमल इक्विपमेंट था। और उसके बाद जो बाकी एनजीओज और बाकी इदारे और सब केएमसी लगा, वो तो सिंपल सी बात थी कि एक जैकेट चढ़ाई और एक कैप पहन ली और मसला हल हो गया। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर तो हमें क्या एक ट्रेंड वर्क फोर्स जो कि फ़ौरन रिस्पॉन्स दे सके, जो 6 मिनट 24 सेकंड और सब कह रहे हैं, उसने करना क्या आगे? या ये नाअहली नहीं है, गफलत से ज़्यादा तो ये नाअहली की तरफ जा रही है चीज़? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में लोगों की तरजीहात वो हैं ही नहीं ना। दुनिया भर में लोग जो है वो हुकूमतों में आते हैं, इख्तियारात में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शहरों की और डिस्ट्रिक्ट्स की और हर सतह की सूबों की ले रहे होते हैं। उनके उनके इंटेंट क्या होते हैं? उनके इंटेंट होते हैं अवाम की खिदमत करना। जब इंटेंट अवाम की खिदमत करना होता है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे 1100 का स्टाफ है पूरे कराची में। उसमें से कितनी पॉलिटिकल सियासी भर्तियाँ और कितने घोस्ट मुलाजिमीन हैं, वो सारी आदाद शुमार भी ज़ाहिर है कि इदारे तो नहीं उनको सामने ला रहे होते। ठीक है, तो जब लोग अपनी मेरिट के ऊपर सिलेक्शन उनका नहीं होता, मेरिट के ऊपर भर्ती नहीं होती, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती और फिर उनको झोंक दिया जाता है ऐसे किसी हादसे में, ऐसे किसी वाक़ये की नज़र कर दिया जाता है, तो ये उनके साथ भी जुल्म है ना। अगर हम प्लान करके इसको लेके चलते हैं तो हमने देखा कि कम से कम 7,200 का वो क्रू है जो फायर ट्रक्स के साथ या फायर टेंडर्स या व्हीकल्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, फिर इस पूरे निज़ाम को, इंतज़ाम को चलाने के लिए और इन 1,000-1,200 के करीब जो ट्रक्स हैं उनको मैनेज करना, उनकी मेंटेनेंस को रन करना, 300 फायर स्टेशंस जो कराची में होने चाहिए, उन सारे फायर स्टेशंस के इंतज़ाम को चलाने के लिए जो स्टाफ होना चाहिए वो कम से कम भी 14-15 हज़ार का होना चाहिए। क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जिसकी रेजिडेंट्स की अपनी एक पॉपुलेशन और जिसके विजिटर्स की अपनी एक पॉपुलेशन है, बिजनेस हब है, पूरे पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे आते हैं ना। उस एतबार से अगर मैं बात करूँ या फिर यहाँ की जो जैसे स्पेसिफिक टू गुल प्लाजा अगर बात करूँ तो उसमें जो फायर लोड था, जिस लेवल का फायर लोड था, क्या उस लेवल के अरेंजमेंट्स थे वहाँ पे? ठीक है, शहरी इंतज़ामिया जो है, अनफॉर्चुनेटली मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी फील्ड में ही रहूँ और मैं कोई ऐसी बात ना कर रहा हूँ जिससे किसी के जो वो जज्बात मजरूह हों, लेकिन यहाँ पे इंसानियत मजरूह हो रही है और मैं मजबूर हो रहा हूँ ये कहने पे। लेकिन ये आपने हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए ना कि ये प्रॉब्लम। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जिम्मेदार कौन है? गुल प्लाजा इंतज़ामिया, सिटी इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया, कौन? ज़ाहिर है हो सकता है आपके प्रोटोकॉल, आपके जैसे कहते हैं डोमेन से हटकर सवाल हो, लेकिन एक प्रोफेशनल देख रहा है इस चीज़ को, जो कि कहता है कि यार ये डिपार्टमेंट है, इसके अंडर ये डिपार्टमेंट है, इतना होना चाहिए। और फिर एक ये भी है कि भाई जो लोकल जो लोग थे, जो गुल प्लाजा की इंतज़ामिया थी या किसी भी मॉल की इंतज़ामिया जहाँ जिसके हमने नाम लिए, कितना प्रोपोर्शन ऑफ बर्डन जिसे कहते हैं कि इनके ऊपर आता है? देखिए, हम तो एज अ प्रोफेशनल शुरू से ये चीज़ सीखते हुए आए कि जो भी शख्स जिस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार बनाया जाता है, ही कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीबडी बट ही कैन नॉट गिव अवे द अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जब जवाबदेही की बात आएगी तो जवाबदेह कौन होगा? जो शहर का बड़ा है। इस वक्त शहर का बड़ा जो भी है, जिसके जिसके इख्तियार में, जिसके कंट्रोल में केएमसी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसके अंडर में फायर डिपार्टमेंट आता है, तो क्या ये डिपार्टमेंट्स एडिक्वेट, सूटेबल एंड सफिशिएंट अरेंजमेंट्स रखते हैं अपने पास? अगर ये नहीं रखते तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि अब तो ये कहते हुए भी डर लगता है कि 300 स्टेशंस का अप्रूवल इनको दिया जाए या 1200 व्हीकल्स का या 14-15 हज़ार स्टाफ का, क्योंकि वो अप्रूवल होगा उसमें खरबों रुपए के बजट्स अप्रूव हो जाएंगे और उसके बाद वो बजट इधर उधर हो जाएंगे, वो वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं जिस काम के लिए वो बजट लाए जाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है सूबा सिंध के बारे में कि सबसे पहली कानून साजी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, फायर सेफ्टी के हवाले से सबसे ज़्यादा हुई है किसी सूबे में, वो सूबा सिंध है, लेकिन सबसे कम इम्प्लीमेंटेशन उसकी सूबा सिंध में नज़र आती है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है। अगर इस वक्त आप कहते हैं कि हल क्या है, तो हल ये है कि सबसे पहले तो फायर स्टेशंस पूरे किए जाएँ। फायर स्टेशंस पूरे हों, वहाँ पे मेरिट पे
लोगों की भर्तियां हों, अपॉइंटमेंट्स हों, सियासी भर्तियां ना हो, घोष मुलाजमीन ना हो उनके, ठीक है? एक निज़ाम बनाया जाए कि व्हीकल्स मेंटेन्ड हों। ये सिचुएशन ना हो कि जिस व्हीकल ने 20 मिनट तक फायर फाइटिंग करनी थी, उसमें पानी इतना कम है कि वो 5 मिनट में जो वो उसका पानी ख़त्म हो जाता है। दूसरी व्हीकल्स जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के ऊपर नहीं है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसमें डीज़ल ही नहीं है और अब वो फायर स्टेशन से निकलती हैं और रास्ते में आके खड़ी हो जाती हैं। ठीक है? फिर ये जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर हमारे पास गाड़ियाँ होती भी हैं, तो क्या गाड़ियाँ 6 मिनट 24 सेकंड के टाइम में पहुँच सकती हैं वहाँ पे? अगर वो नहीं पहुँच सकती, तो फिर दुनिया भर में इसका हल क्या निकाला जी, जाता है? यही जो सवाल है। वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट है या इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो ज़िम्मेदार हैं, वो ये करते हैं कि शहर की इस तरह की जो वल्नरेबल जगह हैं, जो क्रिटिकल जगह हैं, जहाँ पे पब्लिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो एक लाइन्स बिछाते हैं इस तरह की और वहाँ पे पिलर हाइड्रेंट्स लगाते हैं, जो 25 बार के ऊपर मेंटेन्ड होते हैं हर वक़्त, ताकि जिधर भी आग लगे, वहाँ के पिलर हाइड्रेंट को जो है वो वहाँ का स्टाफ पहुँच के खोले और उससे जो है वो पानी लेके वहाँ की आग को बुझाया जा सके। अब ये सारी चीज़ें, जिनके नलों में पानी नहीं आता, वो शहर क्या इन इन सॉल्यूशंस के ऊपर जा सकते हैं? तो हाँ, ये खुद एक बज़ाते खुद ही एक सवालिया निशान है। मैं वैसे ही देख रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे हम लोग जो वो 1000-1200 गाड़ियों पे चले जाते हैं, ठीक है? तो फिर अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं कि एक गाड़ी जो है वो कम से कम 3000 से 12000 लीटर पानी वाली हो। तो हमारे जैसे जो मेजर सिटीज़ हैं, इसमें 12000 लीटर वाली 1200 गाड़ियाँ अगर शहर में रखी जाती हैं, तो इतना पानी तो कराची की आवाम को पीने को मिल जाए, तो वो कहते हैं हम अपनी आग खुद बुझा लेंगे। हुँ। तो ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है इस आवाम के साथ। सही ये क्योंकि अब जो आपने बात की ना, ये ज़ाहिर सी बात है मल्टी प्रोंग्ड इशू है, ये आइसोलेशन में नहीं है। बिल्कुल। छोटी सी अभी हमने फिगर देखी कि भाई इतने होने चाहिए और इतने हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। ट्रांसपोर्ट का ले लें तो भी यही है, 4500 बसेस होनी चाहिए शहर के, जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है, और 150 बसों से शहर चल रहा है, जो कि जदीद सहूलियात है। बाकी तो बसेस आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। तो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसे कहते हैं जो फंसा हुआ हो। अब मैं जो जिस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि एक है कि देखें हम ना, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, ये वाली बात सारी होती है। बीइंग इंडिविजुअल या बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर ज़्यादा बेहतर होती तो इसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता था? आई एम स्पेसिफिक टू दिस गुल प्लाजा और कोई भी ऐसा इंसिडेंट, उनके करने का क्या काम था? ये मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब तो कुछ नहीं हुआ, अब तो ये रोना धोना है ना। लेकिन अभी भी तो पूरे शहर के अंदर कितने ही ऐसे मॉल्स होंगे जो कि ऐसी जगह के ऊपर होंगे जो बिजली के, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट बहुत आसान है वहाँ पे होना, बहुत ईजी है वहाँ पे आग लगना। क्या वो चीज़ अब कर लें कि भाई उनका अंजाम ऐसा ना हो, क्योंकि 6 मिनट 24 सेकंड में नहीं आ सकते, पानी ख़त्म हो जाएगा उनके पास, स्ट्रक्चर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। खुद क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता हो इस बिल्डिंग के अंदर क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर क्या होना चाहिए, कमर्शियल के अंदर क्या होना चाहिए। देखिए, उसके लिए होता ये है कि जो ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, वो ज़िम्मेदारी उठाती हैं। वो ऑर्गेनाइज़ेशन अगर अपनी ज़िम्मेदारी खुद भी पूरी कर रही है ना, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद? जैसे गुल प्लाज़ा है, गुल प्लाज़ा की अपनी एक इंतज़ामिया ओके, होगी, ठीक है? ठीक है। आम तौर पे होता ये है कि एक प्रेमिसेस है जिसके आप ओनर हैं, आप कंट्रोलर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपके सिवा वहाँ पे कोई और नहीं है, तो यू आर सोल अकाउंटेबल। अगर एक ऐसी प्रेमिसेस है जहाँ पे जॉइंट ऑक्यूपायर्स हैं, जहाँ पे मल्टीपल और ऐसी कराची में बेतहाशा इमारतें, ठीक है? मैं अगर नाम लूँ तो 10 मॉल्स ऐसे मिल जाएँगे जिसके अंदर जो है वो मल्टी स्टोरी हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग्स में आते हैं और थाउज़ेंड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स वहाँ पे बैठे होते हैं। ये जो गुल प्लाज़ा है, यहाँ पे 1400 के करीब दुकानें थीं। तो ये एक जॉइंट प्रीमिसेस थी, शेयर्ड प्रीमिसेस थी, इसकी अपनी एक इंतज़ामिया होती है। उस इंतज़ामिया के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जब तक वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज़ नहीं पहुँच जाती, उसका तख़मीना लगाया जाए कि आम तौर पे एवरेज कितना टाइम लगता है। बिल्कुल जस्ट लाइक आपने एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रखा होता है, एक फ़र्स्ट एडर ट्रेंड होता है आपके पास। अगर कोई कैजुअल्टी होती है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई इंजरी या इलनेस का कोई केस होता है, तो आप एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद का वक़्त ज़ाया नहीं करते हैं। आप उस सारे टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके उसको फ़र्स्ट एड देते हैं, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से फायर का इतना अरेंजमेंट हर प्रेमिसेस में होना चाहिए कि जब तक फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज़ नहीं पहुँचती, तब तक वो अपनी मदद आपके तहत उस आग को बुझा सकें। तो ये जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर कराना भी अगेन किसका काम है? रेगुलेटर्स का, ठीक है? बिल्कुल उन रेगु इम्प्लीमेंट कराना कि भाई ये हो भी रहा है या नहीं। एग्ज़ैक्टली। उन रेगुलेटर्स में कौन से इदारे शामिल हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, ये एक बेलगाम इदारा है। ये एक बेलगाम इदारा है। आप इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को किसी ऐसी इमारत को जो हवा से गिरने के करीब हो, आप इनको ₹50,000 दे के जो है वो उसका बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं।
वहाँ पे जो वो मैप किस तरह का बना हुआ है, उसका एंड यूज़ उसका होना क्या है, वहाँ वो कमर्शियल ड्वेलिंग है, वो ऑफिसेस वाली बिल्डिंग है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वो कोई शॉपिंग मॉल बनना है, डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट बननी है। इनको इससे कोई सरोकार नहीं होता, इनको अपने पैसे चाहिए होते हैं नक्शे अप्रूव करने के लिए, सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस इशू करने के लिए। फिर दूसरा इदारा है जो प्रोविंशियल सिविल डिफेंस का इदारा है, वो अपने ऑफिस में बैठ के सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है, बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है, आप उनको तादाद बता दें कि 25 लोगों का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, आपके घर पे पहुंच जाएगा वो। तो यहाँ तक भी सिचुएशन है, और ये सिचुएशन जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगी तब तक हम इस तरह के वाकयात और हादसात से गुजरते रहेंगे। यहाँ पे तो आप किसी से बात करें ना कि किसी बिल्डिंग के अंदर भाई फायर ड्रिल्स होती हैं, जैसे हम बाहर के जगहों के ऊपर काम करके हैं, तो वहाँ पे एक नॉर्म था कि हर थोड़े दिनों बाद अनाउंसमेंट होती थी कि भाई फला फला हफ्ते के अंदर किसी भी एक दिन फायर ड्रिल होगी। उसके अंदर करना ये है कि आपने अलार्म बजेगा, आप लोगों ने ये एग्जिट्स लेने हैं, लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं करना, जल्द से जल्द नीचे आना है, इक्विपमेंट पहनना है, किसी ऐसी सारी चीज़ें बताई हुई होती थी। और उसके अंदर वो आपको ये ट्रेन कर रहे होते थे कि खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाए। तो यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे आप किसी से बात करें तो कहें अच्छा ऐसा भी होता है, और ये कौन, मतलब ये हम इस 21वीं सदी के अंदर ये हमारे लिए एक बिल्कुल एक वो बात है कि क्या, और ये कराची जैसे शहर में, गांव देहात की बात मैं नहीं कर रहा। तो इन सारी चीज़ों के बाद बहुत ही बदकिस्मत शायद हम शहर है कि हर तरफ टाइम बॉम्ब्स हैं जो कि लगे हुए हैं, किसी को नहीं पता कि किस वक्त वो फट जाए, जो है ना वो जितनी सदर की मार्केट है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, मतलब वो जो आप एरिया देखते हैं ना, सदर, डेंसो हॉल, बोल्टन मार्केट, एमेजिना रोड, ये सारा ये अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला पूरे पाकिस्तान को है। जब हम कहते हैं ना कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, तो शायद कराची में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये एरिया दे रहा होता है। और मैं इसके ऊपर कह सकता हूँ, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप बिजली की जो तारें देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो आग लगे ही लगे, ये होना ही होना है यहाँ पे। उसके बावजूद हमारा ये प्रॉब्लम है जो कि हम इसको नहीं कर पा रहे। किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, किसी ऐसे फ्लैट्स की प्रोजेक्ट के अंदर, क्या ये सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे इन्फोर्स होते हैं? क्योंकि दुकानों के हवाले से और इसके हवाले से तो हम बड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं जो कि प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, क्या उसके अंदर भी ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हुए नज़र आते हैं आपको कि स्प्रिंकलर्स लगे हुए हों, फायर एग्जिट्स हों, आपको पता हो, डिमार्केशन हो, या वो बस एक रिसेप्शन एरिया के पीछे एक वो बॉटल लगी होती है और पता लग जाता है कि भाईजान इधर हाँ फायर सेफ्टी का कोई है? तो आपका क्या तजर्बा है इसके हवाले से? देखिए, मैं अगर इमार, क्रीक, विस्टा और इन जगहों की बात करूंगा तो वहाँ की तो सिचुएशन वो जेंट्री के हिसाब से ही है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे ठीक है। बिल्कुल है। लेकिन अगर आम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे तो बेसिक फॉल अरेस्ट नेट नहीं होते। फॉल अरेस्ट नेट वो चीज़ है जो अगर कोई ऊपर से छलांग लगा दे, खुदकुशी की कोशिश करे, या खुद से वो गिर जाए अपनी किसी भी मेंटल फिजिकल इलनेस की वजह से, तो उसका भी अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है। हमने जब वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हो गए, या हमने जब वो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर हो गए, या कोई इस तरह की चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड हैं, फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड हैं, फॉल फ्रॉम हाइट को रोकने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, हमने तो वो बेसिक अरेंजमेंट्स भी नहीं किए हुए होते। ठीक है, आमतौर पे ये हो रहा होता है कि बिल्डिंग जो वो दौरान तामीर गिर जाती हैं बिल्डिंगें, ऐसा ही तो है। उसकी वजह ये है कि हमने कैलकुलेशंस नहीं की हुई होती हैं। अगेन वही बात है, मैं एक छोटे से ठेकेदार से शुरू करूं या मैं इस शहर के ठेकेदार तक जाऊं, एक ही चीज़ काउंट होती है, बेटर डाटा हेल्प्स मेक बेटर जजमेंट। और वो डाटा जब सामने आएगा तो उसके बाद जजमेंट का सवाल होगा। ठीक है, अगेन वही बात है, मैं कल भी कहीं पे ये कह रहा था, यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू कैन नॉट मेजर। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि कोई मेजरमेंट सामने आए ताकि मैनेजमेंट पे सवाल हो सके। ये चाहते ही नहीं है कि कोई ऐसा डाटा सामने आए जिसके ऊपर जजमेंट हो सके। तो हम अगर पाकिस्तान में एक इदारा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप अभी भी कॉल कर लीजिए और उनसे किसी भी जगह की कोई आदादो शुमार मांग लीजिए, उनके पास कोई आदादो शुमार मौजूद नहीं होंगे। तो क्या इस काम के लिए उनको ये इंटेंडेड आउटकम्स हैं, उनको उनके इतने बजट्स एलोकेट करने के? तो मसला ये है कि रहायशी इमारतें हों या ऑफिस की बिल्डिंग्स हों, दोनों जगहों पर ये इक्वली इशू है। और अगर मैं इधर उधर की बात नहीं करता, केएमसी की अपनी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, तो केएमसी की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 साल में 4700 कॉल्स रिसीव हुई हैं। ठीक है। ठीक है, अगर उसको एक्चुअल फिगर से मैच किया जाए तो ये 10,000 से ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि उनका अगला अगला जो उनका स्टैट है वो खुद ये कह रहा है कि 5 साल में 10,970 के करीब कॉल्स रिसीव हुई हैं और वाक़यात 4700। तो वो जो
इजाफी 5,000 कॉल्स हैं वो किस चीज़ की कॉल्स थी, ठीक है? तो उनका अपना डाटा थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन अगर मैं उनके डाटा को ही ले लेता हूँ कि फेक 47 कॉल्स हैं, कुछ और है, कितना भी सही एग्जैक्टली है। तो उसमें जब उसकी उसकी उस सैंपल की जब साइजिंग की गई तो उसमें ये देखा गया कि पता चला कि 40% से ज़्यादा 45% अराउंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से आने वाली कॉल्स थी। 33% कॉल्स कमर्शियल ड्वेलिंग्स की थी, कमर्शियल बिल्डिंग्स की थी, जहाँ पे ऑफिसेज होते हैं जो सर्विस सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गुल प्लाजा था, ठीक है। और फिर जो सबसे कम कॉल्स थी वो इंडस्ट्री की तरफ से थी। हालांकि इंडस्ट्री में हैज़र्ड ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं, डिसिप्लिन्स बने होते हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो अपनी मदद आपके तहत चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा मसला है कि जब कोई किसी एक प्रेमिसिस में मल्टीपल एम्प्लॉयर्स बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसके खुद के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ओनर ऑफ प्रेमिसिस का एक होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओनरशिप होती है। और जब ओनर ऑफ प्रेमिसिस को ये एक नहीं होता तो उनको मिलकर ये तय करना चाहिए कि हम जिसको भी एडमिनिस्ट्रेटर या कंट्रोलर ऑफ प्रेमिसिस बना रहे हैं वो अपने फ़र्ज़ को पूरा करे। जैसे यहाँ पे गालिबन तनवीर पास्ता साहब यहाँ जी जी पे, जी। तो अब ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि जहाँ पे मीडिया में आ रहा है कि वो 5,500 के करीब मेंटेनेंस पर शॉप ले रहे थे और 14,000 शॉप्स थी, तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। कल एक साहब ने मुझे बताया कि 1400-1500 रुपये पर शॉप वो ले रहे थे। अगर इसमें वो 1,000 रुपये मज़ीद का इजाफा कर देते और हर दुकान को इक्विप कर देते कि उनके पास अपनी फायर बॉल्स होती, उनके पास अपने फायर ब्लैंकेट्स होती, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते, इस बिल्डिंग में जैसे वो सेंट्रलाइज सिस्टम बना के कैमरे लगवा रहे थे, अगर वो सेंट्रलाइज सिस्टम बना के यहाँ पे फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा देते तो उसमें क्या हर्ज था? इस तरह की जितनी भी इमारतें हैं, क्या उनके फायर लोड कैलकुलेट हुए हुए हैं? इस तरह की जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पे फायर रिस्क असेसमेंट नहीं हुए हुए, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्वे नहीं हुए हुए, वहाँ पे बिजली की तारों की सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी भी वक्त जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से आग लग सकती है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट स्टडी होती है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। सॉल्यूशंस सारे के सारे मौजूद हैं और ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशंस कहीं मरीख से आ रहे हैं, वो इसी दुनिया में इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओनरशिप की जब आपकी प्रेफरेंस में सिर्फ बिजनेस है, जब आपकी प्रेफरेंस में सिर्फ अपने दूसरे मकासद ज़्यादा अहम है और हेल्थ एंड सेफ्टी या फायर सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स की अहमियत आपकी नज़र में उतनी है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है कि तरजीहात का तयन गलत हुआ है। अब एक सिर्फ अगर मैं गुल प्लाजा की प्रॉपर्टी लॉस की बात करूं तो ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रॉपर्टी लॉस है, ठीक है। फिर इसके अंदर लोगों ने जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री की थी रमज़ान और आगे ईद के पूरे सीज़न के लिए, तो उसका हिसाब नहीं है कोई। मुझे एक साहब ने ये बताया कि उन्होंने इस वाक़ये से 2 दिन पहले अपनी 6-7 दुकानों में 30 करोड़ की इन्वेंट्री डाली थी। 30 ती करोड़ की? 30 करोड़ की, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि यहाँ से चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग यहाँ से बाहर भी मँगवाते हैं बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें और एक्सपोर्ट शादियों का सीजन है, पूरे मुल्क के अंदर बाहर भी जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। एग्जैक्टली तो अगर आप इसकी सिर्फ अच्छा, ये तो गुल प्लाजा में हादसा हो गया ना, तो इसके तो सारे स्टैट्स हमारे सामने आ गए कि भाई ये अगर ये पांचों फ्लोर्स का रकबा देख लें तो ये 45,000 गज बनता है। अगर वहाँ पे एक एट अ टाइम मौजूद लोगों की तादाद देख लें तो 10,000 से ज़्यादा बनती है। अगर वो डेली का फुटफॉल देख लें तो 1 लाख से ज़्यादा का बनता है, ठीक है। 7,500 वहाँ के मुलाजिमीन हैं। तो ये तो वो स्टैट्स हैं जो इस हादसे और वाक़ये के बाद सामने आए। अगर मैं इस शहर में दूसरी जो इमारतें मौजूद हैं, अगर मैं बिलफर्ज में उस जगह के जिस जगह पे वो इमारत मौजूद है उसके डिप्टी कमिश्नर से भी पूछ लूँ कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि अवामी मरकज़ की डेली फुटफॉल कितना है, ठीक है, या यहाँ पे जो है वो फ्लोर ऑक्यूपेंसी एट अ टाइम कितनी होती है, तो किसी को नहीं मालूम होगा, तो फायर लोड किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे? अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स होते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे ये सर्विसेज ली जाती हैं, ये सारी का उन थर्ड पार्टी को याद किया जाता है हादसे के बाद होने वाली इन्वेस्टिगेशन के लिए और कुछ दिन के लिए। और कुछ दिन के लिए। अब वो मिलियंस ऑफ रुपीस जो आप इन्वेस्टिगेशन पे खर्च करने को तैयार हैं इसलिए कि आपने बिलियंस ऑफ रुपीस का क्लेम सेटल कराना है, उस मिलियन ऑफ रुपीस का 100 पार्ट या 10 टाइम्स कम अमाउंट दे के अगर आप उसका फायर लोड कैलकुलेट करा लें, अगर आप फायर रिस्क असेसमेंट करा लें और आप हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करवा लें और ये देख लें कि जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है और जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है इसकी गैप को ब्रिज कैसे किया जाए, वो क्या चीज़ें हैं जिनको लगाने के नतीजे में आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ पे काम कर लें तो ना तो आपको इस तरह के हादसे भुगतने पड़े, ना आपको इतना डाउन टाइम फेस करना पड़े, ना आपका बिज़नेस जो एक लेगेसी क्रिएट करते हुए डिकेड्स लगी थी उसको
कि उसने एक रेपुटेशन बनाई थी लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, और आप कंप्लायंसेस के लेवल्स को मीट करते हुए इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस लेने के काबिल हुए थे। और फिर एक ऐसी गफलत, एक ऐसे हादसे की वजह से आपने उसको पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। ये ये किसकी बात बिल्कुल कर रहे हैं, सॉरी, ये किसकी बात कर रहे ये मैं इन सारे हैं? ओके। बिजनेसेस की, इन सारे लोगों की बात कर रहा हूँ जो सालों, लोग कह रहे हैं ना कि 40 साल से मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा था, 1987 से मैं जो वो यहाँ पे शॉप खोल के सही है, बैठा हुआ था और मैं ऐसा यहाँ ही तक है। तो इतनी तवज्जो जो आपने इन सारी चीज़ों पे दी थी, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आप एक 2 करोड़ की गाड़ी लेके सड़क पे निकलते हैं और 2,000 रुपए की ब्रेक शू आपने उसमें नहीं लगाया हुआ, और आपने उस 2,000 रुपए की गफलत की वजह से आपने 2 करोड़ रुपए सड़क के ऊपर झोंक दिए। तो ये कितनी बड़ी गफलत है और ये कौम का कितना बड़ा देखिए, मैं आपको एक और मेंटेलिटी है जो मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों एक जगह पे आग लगी, और मैंने जब उनके ओनर से बात की, मैंने कहा कि सर, आपकी प्रीमिसेस में तो अभी भी बहुत सारे फायर हैजर्ड्स मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे दोबारा आग लग सकती है। तो उन्होंने कहा कि उससे क्या होगा? मैंने कहा आपका सारा सामान जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। आप कहने लगे लोग तो नहीं मरते, लोग तो इवैक्यूएट कर जाएंगे, अब बताओ क्या होगा? तो मैंने कहा आपका ये सारा सामान जल जाएगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा यार, पिछली वाली आग में मैंने 100 मिलियन का क्लेम सेटल कराया था 3 दिन में। 100 मिलियन का क्लेम मतलब 10 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा सर, वो डाउन टाइम जो उसके बाद आपको मिला, उसकी उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो जो 6 महीने तक, 4 महीने तक रिकवरी होती रही, वो जो आपकी रिप्यूटेशन डैमेज हो गई, आपका वर्कर स्टाफ मोरल डाउन हो गया, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके बिजनेस पे लोगों का ट्रस्ट खराब हुआ, आपका नाम मीडिया में चलता रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहने लगे आदमी इन चीज़ों को देखते तो कारोबारी थोड़ी बनते, फिर तो नौकरी करते कहीं जाके। तो इन टेंशनों से हम आज़ाद होते हैं। फिर मैंने उनको एक एहसास दिलाया, मैंने कहा सर, आपके बिजनेस का टर्नओवर अगर 3 अरब रुपए है सालाना, तो इसका मतलब इस मुल्क की इकोनॉमी में आपका एक बहुत बड़ा रोल है। उस रोल को आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? उस रोल को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो जो 10 करोड़ रुपए आपको मिले, 100 मिलियन, वो इंश्योरेंस कंपनी ने किसी दरख्त से उतार के नहीं दिए थे। वो जहाँ से भी निकाल के दिए थे, वो स्टेट बैंक की किसी जेब से निकाले थे। और जब इस मुल्क की मईशत एकदम से क्लोजिंग ओपनिंग में, आज का ओपनिंग बैलेंस इतना था और आज का क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से 100 मिलियन रुपीज़ एक अनप्रोडक्टिव चीज़ जो अपनी यूज़फुल लाइफ पूरी करने से पहले डैमेज हो गई, उसके लिए वो 100 मिलियन रुपीज़ चले गए। तो आपको इसका एहसास नहीं है कि कल का दिन जब शुरू होगा तो करेंसी वैल्यू किधर खड़ी होगी हमारी? कल का दिन जब शुरू होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम कहाँ पर होंगे? ठीक है? तो ये छोटे-छोटे वाक़यात को जमा करते हैं, और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब इन आउट ऑफ कंट्रोल, अनबजटेड, अनडिज़ायर्ड कॉस्ट को जब हम इस इकोनॉमी में ऐड करते हैं, तो ये मुल्क किधर जाता है? तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था। उन्होंने कहा कि यार, ज़्यादा मसला होगा तो हम बाहर ही निकल जाएँगे कहीं। तो ये जो कौम का एहसास है, ठीक है, ये बेदार करने की ज़रूरत है। इस शऊर से हम लोग अपनी खुदगर्ज़ी में या तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब एक हादसा होगा, जब एक वाक़या होगा, तो उसके बाद हम, जिनके साथ हादसे और वाक़ये हो चुके हैं, अगर आप उनसे, मैं यहाँ गुल प्लाज़ा में इस आग लगने के वाक़ये से 2 दिन पहले अगर जाता और मैं इनको ये दिखाता कि 2 दिन बाद ये होने वाला है, और अगर उनको ये यकीन होता कि ये होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी आधी जायदादें कम करने को तैयार हो जाते हैं कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रॉपर मेजर्स ले लें। यही सिचुएशन है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा, हमारी नज़र में इस चीज़ की अहमियत कम है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, फायर सेफ्टी के हवाले से जो अरेंजमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, और उस अहमियत बहुत सारी चीज़ों की कम होती है। मसलन आपके ऑफ़िस के कितना स्टाफ यहाँ पे मोटरसाइकिल से आता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, जी, जी, तकरीबन कितने लोग होंगे? 90%। ठीक है। उसमें से कितने लोग हैं जो हेलमेट पहन कर आते हैं? सारे ही लोग पहन कर आते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक़्त सख्ती हुई हुई है, अगर हेलमेट नहीं पहना तो उस पे चालान घर पहुँच जाएगा। सही है। चालान घर पहुँच जाएगा, और अगर उन्होंने चालान पे नहीं किया, तो लावारिस गाड़ी समझ के उठा लिया जाएगा उस गाड़ी को। ठीक है? तो ये है रिट ऑफ स्टेट। ये चीज़ मजबूर करती है लोगों को हेलमेट पहनने पे। सही है, अगर सिस्टम मैं है। इनको सुबह-शाम टीवी पे इश्तिहार दिखाता रहूँ, हेलमेट की अहमियत और उसके फ़ज़ाइल बयान करता रहूँ, तो क्या ये चीज़ इनके सरों पर हेलमेट ले आएगी? नहीं लाएगी। इन्फोर्समेंट एक्शन और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे यहाँ नज़र हो जाती है ब्राइब कल्चर के। एक शख्स है, वो कंप्लायंस नहीं करता, इसलिए कि उसको मालूम है कंप्लायंस में मेरे 1 लाख रुपए लगेंगे, ब्राइब में 20,000 दे के मैं छूट जाऊँगा। दूसरा शख्स है, वो कानून साज़ी बेतहाशा कराता है, इसलिए कि जितना ज़्यादा कानून होगा, रिश्वत के उतने रास्ते खुले होंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा नॉन कंप्लायंसेस का लाइक्लीहुड बढ़ता चला जाएगा। तो जब इंटेंट ये होगा
तो ये कौम का इज्तमाही कत्ल जारी रहेगा, वो माशी कत्ल हो, चाहे वो यहाँ पे लोगों की स्किल का कत्ल हो, चाहे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो, ठीक है। क्योंकि आप नोट कीजिए ना कि वो शख्स जिसकी 40 साल की मेहनत बर्बाद हो गई यहाँ पे, अब वो अगर ज़िंदगी का सफ़र या अपनी अगली नस्ल को नसीहत करेगा तो क्या करेगा? वो ये नसीहत करेगा कि यहीं पे दोबारा से वो काम करो ताकि 40 साल बाद तुम भी मेरी वाली सिचुएशन में हो। तो इन सिस्टम्स को कौन इम्प्रूव करेगा? रेगुलेटर्स अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटर जो शहरी इंतज़ामिया है नाकाम है बुरी तरीके से, ठीक है। और क्या आप उस शख्स से उम्मीद करते हैं कि वो किसी मेरिट की इम्प्लीमेंटेशन कराएगा जो खुद मेरिट पे नहीं है? ये एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा। अगर मैं पैसे खिलाकर एक एमएनए एमपीए की पोजीशन हासिल करता हूँ, ठीक है, मैं पैसे खिलाकर एक गवर्नमेंट की पोजीशन हासिल करता हूँ, तो मुझे उस पोजीशन पर आकर सबसे पहले वो पैसे कमा के रिकवरी करनी होती है। ऐसा ही है, ये कल्चर है हमारे यहाँ का। ऐसा ही है। लेकिन जो शख्स मेरिट से गुजर कर आया होता है, वो फिर मेरिट का बोलबाला करता है, वो मेरिट का निज़ाम लेकर आता है। वो उसको चाहे छोटे से इलाके पे इख्तियार मिले या पूरे शहर का इख्तियार मिल जाए, जो शख्स जिस रास्ते से गुजर कर आता है वही चीज़ वो आगे आकर बोता है, उसी चीज़ को वो आगे कल्चर बनाता है। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि देखें, मेरे लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा मुज़ाहिका ख़ेज़ थी कि मेयर हमारे जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो 23 घंटे के बाद उस जगह पे पहुँचे। उनसे जब लोग सवाल कर रहे हैं कि सर ये गफलतें क्यों, तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि इस वक्त मेरे लिए इंसानी जानें ज़्यादा कीमती हैं जिनको रेस्क्यू करना है। वो किस नशे में ये बात कह रहे हैं? 23 घंटे के बाद ब्लैक थिक स्मोक के अंदर से वो किसको जिंदा निकालना चाह रहे हैं? और फिर ये जो 60 65 80 का फिगर जो आज तक हो गया है कि अंदर इतने लोग मिसिंग हैं, ऐसा ही है। ये फिगर कौन दे रहा है? ये कहाँ से आ रहे हैं ये फिगर? ये फिगर तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे कोई स्मार्ट एक्सेस और एग्रेस सिस्टम्स लगे हुए थे कि हर बंदे पे चिप लगी हुई थी, जाने वाले काउंट हो रहे थे और निकलने वाले काउंट हो रहे थे। कैसे पता चला 80 लोग हैं अंदर? अंदर बेतहाशा लोग हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इस चीज़ को मुमकिन है कि छुपा भी लिया जाए, इसको मलबे के अंदर ही मलबे की नज़र कर दिया जाए। बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर अपने रोज़गार के लिए आते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे, देखिए मैं किस तजर्बे की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ, पिछले 15 सालों में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर चुके हैं। हमने सिलिकोसिस डायग्नोस्टिक प्रोग्राम पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का पहला सिलिकोसिस डायग्नोस्टिक सेंटर इस्टेब्लिश करके दिया, ठीक है। तो उस वक्त भी जब हमने लेबर की काउंटिंग और उनके स्टैटिस्टिक्स पे काम करना शुरू किया तो हम उसको ट्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि कराची वो शहर है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। उनमें से कुछ का रिकॉर्ड होता है, कुछ का नहीं होता। कोई डेली वेजर होता है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कोई थर्ड पार्टी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो परमानेंट होते हैं। उनके घर वालों को ये नहीं पता होता कि वो अभी इस वक्त कहाँ पे मौजूद ऐसे है। ही है। उनमें से कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होता, और मोबाइल होते हैं तो वो बटनों वाले होते हैं, वो 1 घंटे आधे घंटे बाद उनकी बैटरी वैसे ही फारिग होती है। सही। उन लोगों का रिकॉर्ड तो किसी के पास है नहीं कि वो यहाँ पे ऐसे लोडर कितने थे जो लोडिंग ऑफलोडिंग के लिए आए हुए होते हैं इस पीक सीजन में जब सब लोग अपनी इन्वेंट्री पूरी कर रहे थे, ऐसे ही ठीक है। है। तो अब ये वो सारे वो काम हैं जो कब हो रहे होते हैं, या तो सुबह जब मार्केट खुलती है, जब रात को मार्केट क्लोज होती है। तो जब जब उस वक्त कस्टमर का फुटफॉल लोएस्ट लेवल पर होता है, तो उस वक्त ये सारे काम हो रहे होते हैं, लोडिंग ऑफलोडिंग, बिल्कुल, और और वही अगले टाइम दिन था की आग लगने का। प्रिपरेशन, और उस टाइम पे वो आग लगी है, ठीक है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। अच्छा, गफलतें यहाँ पे और बहुत सारी हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से इस चीज़ को जिक्र करूँ ताकि हम आगे की चीज़ों को देख लें। इस वक्त शहर में बेतहाशा ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनके एग्जिट्स नहीं हैं। अगर देखें, काउंट ये हो रहा है कि 16 एग्जिट, वो 16 एग्जिट क्या फायर एग्जिट थे? जो फायर एग्जिट होता है उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ पर कितने चौड़े कॉरिडोर्स होने चाहिए, कितने लोगों का फुटफॉल है, उसके हिसाब से कितनी चौड़ाई का एग्जिट रखना है। फिर उस एग्जिट पे पैनिक बार रखना है। उस एग्जिट शुड बी ओपन आउटवर्ड, ठीक है। वो एग्जिट अंदर नहीं खुलना चाहिए, स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। भागता हुआ बंदा जब वो उससे टक्कर मारे तो वो बाहर निकल जाए, क्योंकि उसको उसको होश नहीं होता जब वहाँ से इवैक्यूएशन का पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। फिर वो जो एग्जिट के रूट्स होते हैं उन पे कोई कंबस्टिबल नहीं होना चाहिए। उन एग्जिट्स के रूट के ऊपर इस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए जो इमरजेंसी बैकअप 90 टू 120 मिनट्स का इमरजेंसी बैटरी पावर्ड इमरजेंसी बैकअप वाली लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आग लगती है तो हम मेन ब्रेकर को ऑफ करते हाँ, हैं ना। पूरा अभी इसमें भी यही हुआ, एग्जैक्टली। अब धुआं आपने भर गया और रोशनी खत्म। बिल्कुल। अब होता ये है कि
आग लगती है उसके चंद इब्तिदाई मिनट्स जो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन अबंडेंस में होती है, जो 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है, तो उस वक्त जो आग जो बिल्कुल फ्लैश ओवर होता है न्यूली बिल्ड हुआ हुआ, उसमें ब्लैक थिक स्मोक्स नहीं होते। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जाती है उस स्मोक का कलर का बिल्कुल काला और डार्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो जो काला स्मोक होता है वो इतना अंधेरा पैदा करता है और इतनी विजिबिलिटी कम करता है कि आपको 4 फीट आगे चीज़ नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसके लिए एक बड़ी ख़ास किस्म की लाइटिंग होती है जिसको हमने इमरजेंसी एग्जिट रूट्स पे लगाया हुआ होता है। आपने सुपरमार्केट्स, मॉल्स में देखा होगा एक पूरी लाइट की पट्टी चल रही होती है। जी, जी। ठीक है, और वो इस तरह के फ़ॉन्ट और इल्यूमिनेशन उसकी ऐसी होती है कि वो रास्ते की तरफ गाइड कर रही होती है। जैसे जहाज़ में होती है एक लाइन नीचे आपने एग्ज़ैक्टली, बनाई होती है। एग्ज़ैक्टली। तो वो जो लाइन्स हैं वो उन कॉरिडोर्स में होती हैं जो द कॉरिडोर्स दैट आर लीडिंग टुवर्ड्स द इमरजेंसी एग्जिट्स। ठीक है, जो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, उसके बाद फिर बाहर असेंबली एरिया होता है जहाँ पे हेड काउंट और रोल कॉल और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, और इस चीज़ को नॉर्मल रूटीन में आपने बार बार फ्रीक्वेंटली ड्रिल करना होता है, प्रैक्टिस करना होता लेकिन है। यहाँ पर तो उस तो एग्जिट के ऊपर दुकानें बनी हुई थी। एग्जिट के ऊपर दुकानें बनी हुई थी, एग्जिट फुली ऑब्स्ट्रक्टेड थे, उन पे पैलेट्स हैं, उनके ऊपर कार्टन्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर लोगों ने क्रेट रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज़ जब बनी थी तो 6 लोगों के गुजरने के लिए अगर एक रास्ता बना था तो वहाँ से 2 लोग भी बहुत मुश्किल से गुजर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को कौन चेक करेगा? अच्छा, एक चीज़ और जो खबरों के अंदर भी आई कि आग लगी और बिल्डिंग गिर गई। मतलब ये पहले की जितनी आग लगी है मुख्तलिफ जिसे कहते हैं हमारे इंसिडेंट्स कराची में ही हुए हैं, क्या सब में ये यही होता है कि भाई कुछ घंटे बाद बिल्डिंग गिर जाएगी? क्योंकि बिल्डिंग का गिरना तो उस सब जिसे कहते हैं उम्मीद को भी ख़त्म कर देता है ना कि अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, अंदर कितने लोग हैं, क्या नहीं है। बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाना, क्या ये नॉर्म है कि हाँ भाई जो है वो आग के इतने टाइम के बाद बिल्डिंग गिर जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। किसी भी बिल्डिंग को गिरने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जिस जिस स्पीड में ये बिल्डिंग गिरी है, वो 2 सूरतों में गिर सकती है। या तो आग में आर्क फ्लैश हैज़र्ड शामिल हो जाए, इलेक्ट्रिकल फायर शामिल हो जाए, और इलेक्ट्रिकल फायर जब शामिल होती है तो आपको पता है कि एक आर्क फ्लैश का मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट या 19,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ठीक है? लेकिन उसकी अपनी जो इंसिडेंट एनर्जी होती है, वो टाइम वर्सेस एनर्जी का ग्राफ होता है। ये काम चंद सेकंड्स का होता है, मिनटों या घंटों का तो हो भी नहीं सकता ये काम। ठीक है। ठीक है? तो आर्क फ्लैश या आर्क ब्लास्ट वाली सिचुएशन में बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई आर्क ब्लास्ट होता है जिसकी शॉक वेव फ्रंट इतना पावरफुल है कि उसने कोई एक आध फ्लोर गिरा दिया, तो वो सिचुएशन है, लेकिन वो चंद मिनटों, चंद घंटों की है। जिस प्लाज़ा में आग लगे और 5 मिनट में के इलेक्ट्रिक उसकी बिजली बंद कर चुका हो, ठीक है? या उसका मेन ब्रेकर ऑफ हो चुका हो, ठीक है? वैसे बाय द वे यही एक सॉल्यूशन उनके पास बचता है, एलिमिनेशन ऑफ द हैज़र्ड, ब्रेकर ऑफ, ठीक है? बारिश हो या जो भी चीज़ हो, कंट्रोल्स दूसरे नहीं है एक्चुअली। तो जिस जगह पे पावर सप्लाई 5-7 मिनट में मुनक़ता हो चुकी है, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई आर्क फ्लैश या आर्क ब्लास्ट हुआ है। उसके बावजूद अगर वो बिल्डिंग जल्दी से गिर जाती है, तो उसके बाद फिर 2 रीज़न्स बचते हैं। या तो वहाँ पे कोई ऐसा फ्लेमेबल मौजूद था जिसने कोई इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतनी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू रिलीज़ कर दी कि बिल्डिंग का टेम्परेचर 2-3-4 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड की फायर तक पहुँच गया, और जिसके नतीजे में जो है वो सरिया पिघल गया, या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पर आ गया, या उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इतना हुआ कि उसको सिमट ने छोड़ दिया। ठीक है? तो मैं ज़रा थोड़ा-सा टेक्निकली बात कर जी, रहा जी, हूँ जी। ताकि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं वो समझ सकें कि जिनकी ये फ़ील्ड है, और जो गवर्नमेंट और जो ज़िम्मेदारान हैं वो इसको समझ सकें। ठीक है? एक तो ये सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन भी नहीं हुई वहाँ पे। दूसरी सिचुएशन जो वाज़ेह है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि इतने कम वक़्त में एक इमारत का गिरना इस बात की निशानदही है कि वो बिल्डिंग स्टेबल थी ही नहीं। अब वो इमारतें जो बहुत पहले बनी थीं, अब तो एक कानून बना हुआ है ना इसके ऊपर, बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं। आपको बताना पड़ता है कि इस बिल्डिंग में मुझे काम क्या करना है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे लोगों ने रहना है, या ऑफिसेज़ बनने हैं, या सुपरमार्केट्स बननी है, या शॉपिंग मॉल बनना है, या डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनने, हॉस्पिटल बनना है, यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर जगह का अपना लाइव लोड अलग होता है, डेड लोड अलग होता है, सुपर इम्पोज़्ड अलग होता है, वो वेरिएबल लोड्स जो वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, फिर वो जिस एरिया में वहाँ के सिस्मिक
सर्वे और उसके एनवायरमेंटल और सिस्मिक लोड्स, तो ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं और फिर उस बिल्डिंग को जिस नक्शे पर जिस पर्पस के साथ वो बनी है उसी के मुताबिक उसका सर्टिफिकेट इशू होता है। और फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करते हैं तो उस चेंज के लिए आपको प्रॉपर परमिशन और परमिट और एनओसीज लेने पड़ते हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें घर बैठे सिर्फ जो है वो नोट भेज भेज के ये सारे काम हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में फिर ये भी होता है कि 500 दुकानों के लिए अप्रूव होने वाले नक्शे में 1400 दुकानें चल रही थी। ठीक है, 500 दुकानों पे आने वाला 500 दुकानों का विजिटर या कस्टमर होता है और 1400 दुकानों पे आने वाली इन्वेंट्री फिर 1400 दुकानों की होती है। ठीक है, और आने वाला कस्टमर भी 1400 दुकानों के हिसाब से होता है। तो क्या इस लोड के लिए ये बिल्डिंग बनी हुई थी? जब इस लोड के लिए बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी तो इसको बगैर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ इसको सील कोई क्यों नहीं कर रहा था? और ये एक सिर्फ गुल प्लाजा का मसला नहीं है, ये पूरे शहर का पूरे मसला शहर है। का ये मसला है पूरे शहर का भाई। मसला। खबर चली 500 होनी चाहिए थी, 1200 थी, और ये बता कौन रहा है? जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, जिनका ये काम है कि ये नहीं होना। ये कोई वो थोड़ी था, बैक्टीरिया थोड़ी था कि फैलता रहा कि सर 500 थी 1200 हो गई। सर 1200 का फिगर आपके पास आ रहा है, मैं 1400 का फिगर बता रहा हूँ। वहाँ तो और भी सिस्टम थे, वहाँ तो कॉरिडोर में भी दुकान खुली होती थी। ठीक है, तो जो अंदर के लोग हैं जिनकी दुकानें जली हैं, जिनके सारे मामलात हुए हैं, वो खुद बता रहे हैं कि 1400 दुकानें तक पहुँच चुके थे वो लोग। 7,500 मुलाजमीन जिसके अंदर ओनर्स भी शामिल हैं और सुबह और शाम की शिफ्टों में काम करने वाले लड़के और ये सब, तो 7,500 लोग 500 दुकानों पे तो नहीं काम करते हैं। ठीक नहीं, है, वो तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हाँ भाई इतनी हो गई थी, लेकिन रोकना किसने था इसको? मतलब रोकना भी गवर्नमेंट ने था। रोकना भी गवर्नमेंट ने था ना। अब हम इस पे बात कर लें कि, और ये ज़रूरी है कि रोल दर्जा बदर्जा क्या आते जी। हैं। सबसे पहला रोल है रेगुलेटर का। देखें, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ या फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, दुनिया भर में 2 तरह के कवानीन होते हैं। एक को सिविल लॉ कहा जाता है और दूसरे को क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ वो होता है जो किसी वाक़या, हादसे या किसी भी रीज़न से कोई एक इशू खड़ा होता है कौम में, और फिर कौम के मुंतखब नुमाइंदे जो असेंबलियों में होते हैं वो एक बिल पेश करते हैं। वो ड्राफ्ट बिल बन के जाता है, वो अप्रूव होता है और अप्रूव होने के बाद सदर के या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके बाद वो एक्ट बन जाता ये है। क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ है। एक्ट बताता है व्हाट टू डू, और जब इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंसस नहीं बन पाता, जब इसके ऊपर ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, तो फिर उसके रूल्स आते हैं जो बताते हैं हाउ टू डू, वो एसओपी होती है। ठीक है, ये हो गया क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ ये है कि एक ऐसा केस आ रहा है कोर्ट में जिसका कोई पास्ट में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर एक ज्यूरी बनती है, ट्रिब्यूनल बनता है और उसके ऊपर जज एक जजमेंट देता है। वो उस नेचर के सिमिलर फ्यूचर के तमाम केसेस के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, जब तक कि उसको फ्यूचर में कोई चैलेंज ना करे, ठीक है, अगेंस्ट थ्रू एनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जो भी। ठीक है, अब हमारे यहाँ सिविल लॉज भी बहुत मेच्योर हैं और क्रिमिनल लॉज तो इतने मेच्योर हैं कि हम आईएलओ को टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, आईएलओ की कन्वेंशन 155 ऑफ 1981 और रिकमेंडेशन 164 ऑफ 1981 जो हेल्थ एंड सेफ्टी और इस तरह की इमरजेंसीज को कवर करती है, हमने हमने उसको खामोश करा दिया। हमने इतने अच्छे लॉज बनाए, तो उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन किस वक्त होनी है? आपका बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016, आपका सिंध ओश यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2017, ये बना क्यों था? ये इसलिए बना था कि पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1934 चल रहा था, फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 बना। अच्छा, उसमें एक चैप्टर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर कर रहा था, तो उसमें मसला ये आ रहा था कि लेबर डिपार्टमेंट ये कहता था कि मेरे पास ये वाला जो एक्ट है ये मुझे अथॉरिटी देता है कि मैं फैक्ट्री में जा सकूं, ये मुझे अथॉरिटी नहीं दे रहा कि मैं एक कमर्शियल बिल्डिंग में या मॉल में या प्लाजा में या हॉस्पिटल में जा सकूं। तो उसके लिए उन्होंने बनाया सिंध ओश एक्ट 2017 में। ठीक है, ओश एक्ट ने उनको इजाज़त दी कि वो किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में अब जा सकते हैं। ठीक है, अब अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, तो उसके बाद हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? फिर एक सिविल डिफेंस का हमारा एक्ट बना हुआ है 1952 का, जो 1994 में भी अमेंडमेंट, और उसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, जो प्रोविंशियल सिविल डिफेंस के जितने भी इदारे हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज काम कर रहे हैं, तो वो उस पे अमल दरामद क्यों नहीं करते? सिविल डिफेंस का काम है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस इशू करता है। वो विजिट कर उनकी एक टीम विजिट करती है किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ पे जाके वो चेक करते हैं कि फायर सेफ्टी के और फर्स्ट एड के अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, रेस्क्यू के अरेंजमेंट्स हैं नहीं है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान इनकी कहाँ पे कितनी मैच्योर है, किस जगह मौजूद है। ठीक है, और जब वो सारी चीज़ों से सेटिस्फाई होते हैं ट्रेनिंग के रिकॉर्ड से, उनके इमरजेंसी रिस्पांस इक्विपमेंट से,
तो उसके बाद जाकर वो उनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस इशू करते हैं। उसकी ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस इशू होने के बाद ये इदारे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो जो प्राइवेट इदारों की बात कर रहा हूँ, जैसे मॉल्स और ये सारी चीज़ें, तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस किन बेसिस पे इशू हो रहे थे, बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट किन बेसिस पे इशू हो रहा था, ये तमाम सवालात है ना। या तो वो बेसिस गलत थी जिन पे इशू हो रहे थे, या ये इशू ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो अब इस पे सवाल होना चाहिए। इस पे सवाल होना चाहिए है कि अमला होना चाहिए था केएमसी के पास फायर डिपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड के लिए। ठीक है, अमला भर्ती कहाँ होता है, वो सारी रिसोर्सेज किधर मैनेज होती हैं, इस कौम की टाइम मनी एफर्ट को क्यों वेस्ट कराया जा रहा है और बार बार वेस्ट करवाया जा रहा है। मतलब जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, अब ये जो पॉडकास्ट अभी चल रही है, शुरू में आपने खुद भी कहा था कि ये एक वाकया है, इस वक्त लाइमलाइट में 2-3 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, कोई नया इशू आ जाएगा या क्रिएट कर दिया जाएगा और ऐसे ही है। इसको इस इशू को फाइलों में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इससे कोई लेसन लर्न करेंगे या नहीं करेंगे? अगर अभी भी हमने लेसन लर्न नहीं करना तो उसके नतीजे में ग्रॉस लॉस किसका हो रहा है? पाकिस्तान का ही लॉस है ना। मतलब एक बल्दिया वाली फैक्ट्री का एक हादसा जो हुआ था, मैं उस हादसे को इसलिए, क्योंकि ये वो हादसा था जिसके बाद मैं इस फील्ड में आ गया, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की, वरना मेरे आगे भी बड़ा अच्छा करियर था, सारी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन ली थी गेट जनरल के एग्ज़ाम में, और 50 यूनिवर्सिटियों ने मुझे पीएचडी की स्कॉलरी चीज़ें जो है वो मुझे इशू कर दी थी, लेकिन मेरा अपना डिसीजन था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इस वक्त ILO कहता है कि पाकिस्तान में 34% लेबर फोर्स है। ठीक है, दुनिया में 42% लेबर फोर्स है। अच्छा, दुनिया में लेबर फोर्स ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे दोनों जेंडर काम करते हैं। सही है। ठीक है, तो लेबर फोर्स के एतबार से हम 6% पीछे हैं। सही है। ठीक है, दुनिया के मुकाबले में। अच्छा, फिर पाकिस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है और जो दुनिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, इत्तेफाक से हम 6 साल कम जीने वाली कौम है। अच्छा। ठीक है, दुनिया का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, अगर वो 72 साल का और हमारा 66 साल का है, तो हम 6 साल कम जी कर जाते हैं इस दुनिया में। ठीक है, फिर जो लॉस ऑफ पोटेंशियल लाइफ है हादसात की वजह से, अगर एक बंदे ने वो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसका 66 साल का था और वो हादसे में 40 साल की उम्र में मर रहा है, तो 26 साल का लॉस ऑफ पोटेंशियल लाइफ है। उसमें भी हम बहुत आगे निकले हुए हैं। ठीक है, तो जब एक कौम को पता है अपनी लिमिटेशंस का, फिर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, फिर मैं स्किल की बात करूं, हम सिर्फ एक चीज़ में अच्छे हैं और वो हमारी एवरेज एज अच्छी है हमारी कौम की। ठीक है, एवरेज एज मैं बता पा रहा हूँ, अगर कि 10 लोग अगर इस कौम में मौजूद हैं तो उनकी कुल मिला के जो एज बनेगी वो एवरेज एज कितनी बनती है, तो उसमें हमारी यूथफुलनेस ज़्यादा है। जवान है। ये जी जी जी, जवान ज़्यादा है। सिर्फ ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारा। अब ये जो जवान है, ये एक एसेट है ना, इस एसेट को आग में क्यों झोंक रहे हैं हम, हादसों की नज़र क्यों कर रहे हैं? जब भी कोई एक हादसा होता है, उसके नतीजे में जो मारा जाता है वो स्किल्ड वर्क फोर्स होती है। जी। ठीक बहुत है, कीमती चीज़ है। बहुत कीमती चीज़ है वो स्किल्ड वर्क। अब मुझे ये बताइए, ये 7,500 लोग जो बेरोजगार हो गए, क्या इनके पास पैसे हैं कि ये अपने बच्चों को स्कूल एजुकेशन कंटिन्यू करा सकेंगे? उनके बच्चे जब फारिग बैठेंगे तो दो काम करेंगे, या तो वो स्ट्रीट क्राइम्स में इंगेज होंगे, ठीक है, मोबाइल स्नैचिंग्स बढ़ेंगी यहाँ पे, या तो दूसरा काम ये होगा कि वो चाइल्ड लेबर में इंगेज होंगे। और ये दोनों चीज़ें क्या इस कौम और इसके मुस्तकबिल के लिए अच्छी हैं? नहीं है ना। तो जो लोग, जिनके हाथ, जो जितना ऊपर बैठा होता है वो उतना ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, और वो अपने इल्ज़ामात और अपनी ज़िम्मेदारियाँ दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकता। अगर ये बातें हमें अगर फायर ब्रिगेड से पूछनी है तो फिर मेयर को छोड़ देनी चाहिए वो, या तो KMC को छोड़ दे, या फायर डिपार्टमेंट को छोड़ दे, या मेयरशिप को छोड़ दे। ठीक है, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं, ये क्या मुमकिन है कि एक शख्स खुद मेरिट पे नहीं है वो इदारे मेरिट पे चलाएगा? वो साबित करे ना, वो किसी एक इदारे को तो साबित करके दिखाए। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पे आपके पास फायर की गाड़ियाँ होती तो इन सड़कों के ऊपर ये गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच सकती थी? ये सड़कें तो इस काबिल ही नहीं है कि गाड़ियाँ वहाँ तक चलें। गाड़ियाँ भी सही होती हैं और सड़कें भी सही होती हैं, तो क्या वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट इतना अच्छा है कि वो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई दे सकता? चलें, अगर वो भी दे देता, तो क्या हमारा ट्रेनिंग्स का निज़ाम इतना अच्छा है? क्या ये लोग इतने वेल इक्विप्ड थे? आप मुझे ये बताएँ कि एक शेर के पिंजरे में अगर मैं किसी को धक्का मार के डाल देता हूँ, तो मैं तो कत्ल की साजिश कर रहा हूँ उसकी। तो ये जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जिनको आप जो है वो फायर सूट नहीं दे रहे, जिनको आप पूरे गैजेट्स नहीं, उनके गियर्स पूरे नहीं है, टर्न आउट गियर्स उनके उनके पास नहीं है, जो हीट सेटिंग के ऊपर 500,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट होते हैं, नॉमेक्स केवलार के सूट्स,
पायरेक्स गिलास उनके पास होते हैं, उनके पास जो वो सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस होता है। इन चीज़ों के बगैर आप एक बंदे को कहते हैं कि यार ये सामने आग लगी है, इसमें चले जाओ, क्योंकि पिछले 6 महीने से तुम्हें तनख्वाह मिल रही थी फायरमैन होने की। तो ये तो आप उसका कत्ल कर रहे हैं। इसकी तो इजाज़त कोई कानून देता ही नहीं है। आईएलओ के अपने कन्वेंशंस में लिखा हुआ है कि कोई एम्प्लॉयर, कोई अथॉरिटी किसी शख्स को मजबूर नहीं कर सकती किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ मौजूद हो। तो आप तो ज़ाहिर है कि फिर लोग, आम आवाम तो ये कह रही है कि रेस्क्यू की जो स्टाफ था, उसने अपनी जॉब परफॉर्म, वो बेचारा स्टाफ कैसे जॉब परफॉर्म करे? उनको जिन्होंने ट्रेनिंग देनी थी वो नहीं दी हुई, जिन्होंने गैजेट्स देने थे वो नहीं दिए हुए, जिन्होंने उनको वेल इक्विप करना था उन्होंने वेल इक्विप नहीं किया हुआ। तो वो बेचारा क्या करे वहाँ पे? ठीक है, गाड़ियाँ वहाँ पे नाकाफ़ी हैं, पानी नाकाफ़ी है, वहाँ पे पहुँचने वाली गाड़ी में या तो पानी ख़त्म हो रहा है या रास्ते में डीज़ल ख़त्म हो रहा है। लोग वहाँ पे बैठ के जो वो ट्यूबों से लपेट-लपेट के जो है ना उनके पंक्चर्स बंद कर रहे हैं, लीकेजेस बंद कर रहे हैं। जिस पानी का अच्छा देखें, फायर को ना थोड़ा-सा, अगर आप इजाज़त दें तो जी मैं जी जी चाहता जी। हूँ कि ये जो आग है ना, ये 3 चीज़ों के मिलने से लग रही होती है। ठीक है? फ्यूल, इग्निशन सोर्स और ऑक्सीजन। ठीक है? ऑक्सीजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हवा में 21% मौजूद होती है। ये जो फ्यूल और इग्निशन सोर्स है, इसमें हमें देखना होता है कि फ्यूल की टाइप्स है ना फर्दर, जो फ्लेमेबल हैं मैं उनको हटा सकता हूँ, जो पायरोफोरिक एजेंट्स हैं मैं उनको भी हटा सकता हूँ, लेकिन जो कंबस्टिबल्स हैं, वो तो हर चीज़ है इस कमरे में, कंबस्टिबल ये मेज़ भी है जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, तो मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता कंबस्टिबल फ्यूल्स को, तो मैं कंट्रोल करता हूँ किस चीज़ को? इग्निशन सोर्स को। अब इग्निशन सोर्सेज़ जो होती हैं हमारी, हम कहते हैं नेकेड फ्लेम्स आर नॉट अलाउड। ठीक है? ल लाइटर, माचिस जलाना अलाउड नहीं है, ठीक है? आपके जितनी भी 90% से ज़्यादा इग्निशन सोर्सेज़ डायरेक्टली बिलॉन्ग टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? जो शॉर्ट आपकी सर्किट की हम वजह बनाते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह बनाते हैं। इन सारे मॉल्स में मैं नाम नहीं ले रहा इस शहर की, 10 इमारतों का मैं सर्वे कर चुका हूँ, और ऐसे बड़े-बड़े नाम के आप हैरान हो जाएँगे सुन के, किसी जगह पे किसी जगह पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं है। उनको ये तक, जिस वक़्त वो इमारत बनी थी उसका एक लोड डिफाइन हुआ था कि इसका सैंक्शन लोड इतना होगा, इसकी फलाँ चीज़ इतनी होगी। आज की तारीख में वो दुकानें कमर्शियल होते-होते एक दुकान के रकबे पे 4-4 दुकानें बनी हुई हैं, तो 4-4 लोड्स ऐड हो चुके हैं। उन डीबीज़ के अंदर इतने चेंजेस किए हुए हैं। हम ये बड़े-बड़े मॉल्स हैं कराची के, कुछ ने हमसे एनर्जी कंज़र्वेशन सर्वे या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स अपने करवाए हैं, और हमने उनको बहुत सारी चीज़ें, अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि ये सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी होती है और 15-20 साल से चल रही होती है, और अल्लाह के रहम से ये पूरी कौम आगे बढ़ रही है। ठीक है? अगर अगर मैं सिर्फ इसमें से अल्लाह का रहम हटा दूं और मैं सिर्फ ये देखूं कि जो हम कर रहे हैं उसके नतीजे में जो होना चाहिए, तो बहुत पहले ये सारे वाकयात हो चुके होते। ठीक है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं है। हमारे यहाँ फायर लोड कैलकुलेट नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास फायर हैज़र्ड्स कौन-कौन से मौजूद हैं, कितने टाइप्स के फ्यूल्स मौजूद हैं। एक-एक दुकान में, एक-एक प्रीमिसेस में फायर की 6 क्लासेस हैं। हर क्लास के लिए एक्सटिंग्विशिंग एजेंट डिफरेंट टाइप का यूज़ होता है। ठीक है? अगर मुझे ये 6 क्लासेस पता होंगी और मुझे ये पता होगा कि जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो हर क्लास के लिए डिफरेंट तरह का है, तो मैं उन सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करूँगा ना। हमने तो मिक्स करके एक ही फ्लोर पे वो सारी चीज़ें रखी होती हैं। क्लास ए फायर से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ फायर तक के सारे हैज़र्ड्स मौजूद होते हैं, और बुझाने वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है वो सारा क्लास ए फायर का यूज़ सिर्फ हो रहा है। पानी जो है वो डाल रहा होता सिर्फ पानी यूज़ है। अब वो जो पानी से आप सारी क्लासेस की फायर्स को बुझा रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी फायर्स मौजूद हैं, अगर ऑयल एंड घी है उस पे पानी मारेंगे वो और भड़क है। जाएगा। ओ, अगर बिजली है उसके ऊपर सही पानी बात है। मारेंगे लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएँगे। ठीक है? अगर मेटल है उस पे पानी मारेंगे एक्सप्लोजन्स हो जाएँगे, धमाके हो जाएँगे। ठीक है? एक पानी जिसका डिसोसिएशन टेम्परेचर 1000 डिग्री से शुरू हो जाता है, और डिसोसिएट होकर ना वो हाइड्रोजन एक ज़बरदस्त किस्म और का फ्यूल, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एक ज़बरदस्त किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? तो जब आप एक ऐसी आग पे पानी मार रहे हैं जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री से आगे निकला हुआ है, तो आप उस आग को बुझा नहीं रहे, और बढ़ा रहे हैं। आप उसको बढ़ा रहे हैं, आप धमाके करा रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग जल्दी गिरे। ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब वो पानी जो है वो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेज़ इज़ बेसिकली द एक्सप्लोजन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है? फिर उसकी ब्रिसेंस, उसकी शैटरिंग कैपेबिलिटी, उसकी डेटोनेशन वेलोसिटी, उसका शॉक वेव फ्रंट, ये काफ़ी हो जाता है कि पहले से मखदूश इमारत जो इस वक़्त ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हो टेम्परेचर से, तो वो तो गिर जाती है फौरी तौर पे। ये कौन बताएगा इनको?
और पता जाहिर है कि उन लोगों को कैसे पता हो सकता है, जिनसे आप पूछें, किसी फायरमैन को पकड़ लीजिए आप, उससे पूछें क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो बताता है मैं तो ड्राइवर था किसी का, ठीक है। तो दूसरे से पूछ लें क्या एक्सपीरियंस है, तो वो बताता है कि मैं तो माली था, ठीक है, मैं तो फलाने ऑफिस में स्वीपर था, मैंने 2.5 साल से अप्लाई किया हुआ था, एकदम वैकेंसीज खुली और मैं यहाँ पर आ गया। तो किस मेरिट पर आया? इसलिए कि मेरे वालिद साहब या फलाने साहब पहले इस डिपार्टमेंट में रह चुके थे तो सन कोटे पे आ गया, या वो मुझे फलानी सियासी जमात ने भर्ती कराया, ये मेरिट है। अब इस मेरिट में ट्रेंड लोगों, मुझे ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैंने एक फ़्लाइट पकड़ ली और मैं जा भी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की डेस्टिनेशन पे यूएस जा रहा हूँ, लेट्स सपोज, और मुझे पता चलता है कि जो साहब गाड़ी चला रहे हो वो जहाज़ उड़ा रहे हो, वो रिक्शा ड्राइवर थे पहले, ठीक है, और बस वो शौक में आके बैठ गए और बस एक गलती से बटन दब गया, जहाज़ उड़ गया, अब उनको आगे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो उस वक्त जो सिचुएशन होगी, ये पूरी कौम इस वक्त इस सिचुएशन में है। क्योंकि ये जो जितनी एनालिसिस हम बना लें, ये शायद हम इसके ऊपर हंसें और दुनिया हम पर हंस रही है कि ये किस तरह का मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसके अंदर यही बेसिक चीज़ें ही नहीं पता कि आग के ऊपर किस डिग्री आग के ऊपर पानी डालने से फ़ायदेमंद होगी और किससे नुकसानदेह होगी। और जितनी आपने चीज़ें कही, मतलब जिसे कहते हैं कि अफ़सोस और रोने का जो है मकाम है कि ये कराची, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट शहर है अगर हम रेवेन्यू वाइज बात करें, आबादी के हवाले से बात करें, उधर ये हो रहा है। तो इन शॉर्ट मेरा ख़्याल में ये कंक्लूड किया जा सकता है, मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ, कि गुल प्लाज़ा के अंदर आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई, गफलत, नाअहली और लालच के थ्रू। अगर हम ये कहें तो ये बात गलत तो नहीं होगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि ये तो डिज़ास्टर है। और एक है 100 अरब का नुकसान हम बता रहे हैं, 26 लोगों की हलाकत हम बता रहे हैं, 80 से ज़्यादा लापता बता रहे हैं। लेकिन जो 7,500 8,000 मुलाजमीन जो उससे गए, अपने रोज़गार से गए, उनके लिए तो डे ज़ीरो अभी से शुरू हो गया। आपने ऐलान कर दिया कि आप इसको दोबारा बनाएंगे, बिल्डिंग बनेगी और सब कुछ होगा। क्या प्लान है आपके पास? इसका कोई पता नहीं। 4 दिन बाद आप कौन सी फाइलों के अंदर इस चीज़ को दबा देंगे, कुछ नहीं पता। और हम एक और मॉल का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वहाँ पर ये हो जाए। तो एक कंक्लूड अगर हम ये करें कि जिसे कहते हैं कि हालात, या जिसे कहते हैं कराची के अंदर ख़ास तौर पे ये जो चीज़ है, जब तक कि हम स्टैंडर्ड्स को, जब तक के अंदर हम सिस्टम्स को, जब तक कि आपकी वाली बात है कि मेरिट को हम ऑनर नहीं करेंगे, तो ये चीज़ होती रहेगी। कोई आखिरी चीज़ आप ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि अपने एसेट को इंश्योर्ड करा लिया तो उससे हमारे बचत हो जाएगी। इंश्योर्ड कराने से वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के अपने मेरिट्स होते हैं, वो कुछ क्राइटेरिया मीट करने के बाद आपको पॉलिसी बेचती है, ठीक है। लेकिन एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट जो है वो अगर 1 रुपये बनती है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट 8 गुना से 36 गुना ज़्यादा तक होती है, ठीक है। ये मैं रिसर्च बता रहा हूँ आपको। जब भी कोई हादसा होता है तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं ना कि 1 बिलियन की या 100 बिलियन की प्रॉपर्टी थी और उसमें इतनी इन्वेंट्री, ये डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट है ना, जिसमें लवाहिक मरने वाले लोगों की तादाद, जो बिजनेस का एक पूरा प्रोसेस रुक गया, वो कितनी सारी कंपनीज थी जो प्रोडक्शन में लगी हुई थी गुल प्लाजा में बैठे हुए लोगों के ऑर्डर्स के ऊपर, सही बात है, ठीक है। पूरी चेन थी ना, सप्लाई पूरी थी, पूरी सप्लाई इम्पोर्ट चेन, था, सब कुछ एग्जैक्टली था। इसी तरीके से कितने इंटरनेशनल पे ऑर्डर्स इन्होंने पकड़े हुए थे जिनकी सप्लाईज लेनी क्रेडिट थी। पे लिया हुआ था सामान, ये तो जी, कहीं पे आ ही नहीं रहा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट इज 8 to 36 टाइम्स ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। और इसी तरीके से एक होती है हर हादसे की इंश्योर्ड कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट और एक होती है अनइंश्योर्ड कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 100% कवरेज नहीं देती, और जो देती है वो इतना हाई प्रीमियम लेती है कि वो आपकी बिजनेस पार्टनर हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पर रिलाय ना कीजिए, ठीक है। अपने फ्यूचर को अगर सेव करना है तो सबसे पहला जो काम है ना, अपना असेसमेंट करें, ठीक है। रिस्क असेसमेंट करवाएं, फायर लोड कैलकुलेशन कराएं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्वे कराएं, और ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें जो सबसे ज़्यादा महफूज हो, सेफ हो। जिस तरह आप बिजनेस रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं बाकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है, उसी तरीके से हेल्थ सेफ्टी के मैटर्स में, फायर सेफ्टी के मैटर्स में कौम इन्वेस्ट करे। अगर आप ये इन्वेस्ट करते हैं तो इसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका डाउन हो जाता है,
ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत सारी कंपनीज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि उन्होंने वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट किए हुए होते हैं रिस्क को मिटिगेट करने, मिनिमाइज करने, उसके लाइक्लीहुड को, सीवियरिटी को कम से कम रखने के लिए। तो जितना कम रिस्क होता है उतना कम इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। तो ROI तो आपका यहाँ से निकल आता है। फिर आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें अगर इन चीज़ों की, कि जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसकी कॉस्ट क्या आई थी और जो बेनिफिट मिला मुझे उसकी कॉस्ट क्या है। अब मैं देखें, गवर्नमेंट ने ऐलान किया सबको 1-1 करोड़ बांट दो। एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 करोड़ की तो खाली दुकान थी एक गुल प्लाजा में, ठीक है। एक दुकान 10 करोड़ की थी और उसमें पड़ी हुई इन्वेंट्री, और वहां तक पहुंचने और वहां तक बनने वाला नाम और रेप्यूटेशन, उसके पीछे 40-50 साल की लिगेसी थी, ठीक है। वो 1 करोड़ से नहीं हासिल होती और ये है, तो उन ठीक। लोगों के लिए जो डेथ हो गई जिनकी, जो बाकी जो नुकसान हुआ 7-7.5 हज़ार लोगों का, उनका कोई डिस्कशन नहीं है अभी। एक अब ये देख लीजिए, वो जो जिनकी डेथ हुई है वो तो मेरा ख्याल है 22 कितने अभी तक, 26, ठीक है। तो ये तो 26 करोड़ की बात हो गई ना, जो 7,500 लोग वहाँ थे और जिनके पूरे खानदान। और ये वो सीजन होता है असद भाई, जब लोगों को पता होता है कि आगे पीक बिजनेस सीजन आने वाला है, तो लोग सिर्फ अपनी सारी जमा पूंजी नहीं डालते, इधर उधर से उधार भी पकड़ लेते ऐसे हैं, ही है, क्रेडिट पे लेते ठीक हैं। है। क्रेडिट के ऊपर चीजें कर लेते हैं और उसके बाद उनकी नस्लें उन कर्जों को चुका रही होती हैं। ऐसे ही है। तो इन शॉर्ट जो जो इस वक्त लेसन लर्नड है हमारे लिए, कि एक तो चीज़ ये है कि शहरी इंतज़ामिया या तो अपने कामों को सीधा करे या काबिल लोगों को आगे आने दे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो इदारे बने हुए हैं हमारे, जैसे इसमें सिंधोश काउंसिल भी है, काउंसिल बनी हुई है जिसमें पब्लिक सेक्टर से 17-18 लोग लिए थे। मुझे नहीं मालूम कि वो उनका क्या रोल है और वो क्या कर रहे हैं और कब करेंगे वो। ये काफ़ी टाइम हो गया उसको बने हुए, ठीक है। तो वो कब कब वो अपना रोल प्ले करना शुरू करेंगे और वो किस मेरिट के ऊपर वो लगातार मेंबर हैं उसके, सिंध ओश काउंसिल के। वो ओश काउंसिल्स बना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, ये ओश काउंसिल्स बनी थी, और इसलिए बनी थी ताकि ये सूबाई सतह पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो गैप आ रहा है ना पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट के दरमियान, उसको ब्रिज करेंगे। तो इन्होंने अपने कोई ब्रिजेस ना बना लिए हो, ठीक है। तो वो देखें कि ये हादसे उनके होते हुए किस वजह से हो रहे हैं, ठीक है। फिर सिविल डिफेंस हो गया, आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, आपकी जो रेस्क्यू 1112 का इदारा हो गया, आपका फायर ब्रिगेड हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, लेबर डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट हो गया, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जाकर चेक करे कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पे हैं या नहीं है। तो ये तमाम इदारे अपना रोल प्ले करें, ठीक है। हादसा होने से पहले प्रोएक्टिवली अगर रेगुलेटर्स अपने काम कर लेंगे, तो वो पाबंद कर लेंगे ओनर ऑफ प्रेमिसेस को कि वो कंप्लाइंस कर ले। और फिर भी अगर कोई हादसा हो जाता है, तो जो इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले इदारे हैं, जैसे फायर डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1112 है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग फिर अपने रोल्स प्ले करें। और ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, कम से कम जिस तरह इन्होंने कैमरे लगा के लोगों पे 20-20 हज़ार के चालान शुरू किए, थोड़ी सड़कें भी बना लें, ताकि कम से कम एम्बुलेंस और रेस्क्यू की टीमें और इसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज और फायर की वो गाड़ियाँ जो वो उस जगह तक एक्सेस टाइमली ले सकें। तो ये सारी चीज़ें करने वाले काम हैं। और जब तक सरकारी सतह के काम होते हैं तो हमें इंतज़ार नहीं करना उसका। हर प्रेमिसेस का ओनर, हर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को महफूज बनाने के लिए जितनी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर ले। और मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मतलब आप इसको दावा समझ लीजिए या आप इसको अहद समझ लीजिए कि हम अवेलेबल हैं, और हम जैसे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। जो हम आपको हर तरह की सर्विस देने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कॉल्स जो कल से मुझे आना शुरू हुई हैं और मेरी टेक्निकल टीम्स को आना शुरू हुई हैं, वो सारी कॉल्स किसी वाक़ये या हादसे के मुंतज़िर क्यों होते हैं वो सारे लोग? हम इसको प्रोएक्टिवली क्यों नहीं कर सकते? तो हम इससे सीखें और आइंदा बचने के लिए जो भी हो सकता है उस पे अमल करें। बहुत शुक्रिया साद भाई, हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की। हर वाक़े के बाद एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, एक दिल को तसल्ली देने वाला एक स्टेटमेंट तो हो सकता है वो, कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी और तकदीर में लिखा हुआ था। लेकिन चीज़ें, तकदीर और अल्लाह ताला भी उसी वक्त मदद भी करता है जब प्रोएक्टिवली चीज़ों को देखा जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि फ्लड्स आए, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की, बहुत सारी चीज़ें की, और बहुत हुआ हुई कि दरख्त नहीं कटने चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, आबादियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो रिक्लेम लैंड हो रहा है चाहे पंजाब में चाहे कराची के अंदर। कराची तो बहुत प्रोन है, लेकिन सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और अभी समझें कि कुछ अरसे बाद वो पूरा टाइम आ जाएगा जून जुलाई का मानसून का, तो हम वहीं पर खड़े होंगे। आई होप कि ये इतनी बड़ी आग और इतना बड़ा डिज़ास्टर या इतनी बड़ी जो कैलामिटी आई है इस वक्त गुल प्लाज़ा के वाक़े को लेके, इससे हम कुछ सीखने के काबिल हो जाएं
और इन जैसे एक्सपर्ट्स जो है वो अवेलेबल भी हैं। हमारे पास लोकल ग्रोन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनको हम ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते कि यार इसके क्या हो जाता है। लेकिन यही चीज़ है कि अगर हम इसके प्रोटोकॉल्स पूरे कर लेंगे तो डिज़ास्टर शायद पहले स्टेप पे होगा नहीं, और अगर होगा तो उसका नुकसान कम से कम होगा। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में ज़रूर मुलाकात होगी। ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।